टॉपिक है ज्यामितीय समवायु में गुणधर्म। ज्यामितीय समवायु में एक गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपकी ज्यामितीय समवायु है वो कौन प्रदर्शित करते हैं और कौन से ज्यामितीय समवायुता प्रदर्शित नहीं करते। तो हमने देखा था कि एक कोई भी आपके कंपाउंड है उसके अंदर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड की वजह से उसमें जो आपका मुक्त घूर्णन है वो संभव नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, उसके अंदर था कि दोनों जो कार्बन परमाणु जो जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से, उन पर क्या होना चाहिए, कम से कम एक कार्बन क्या होना चाहिए, दोनों समूह अलग अलग होना चाहिए। और जो आपके दोनों कार्बन है उन पर कम से कम एक एक समूह क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ये दो आवश्यक कंडीशन थी जिनकी वजह से क्या होता था, कोई भी कंपाउंड ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करता था। अब हम देखेंगे कि जो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है जो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। गुणधर्म मतलब क्या है, जैसे भाई कोई भी कंपाउंड है तो आपने देखा था ज्यामितीय समवायता में कि अगर कोई समान समूह एक साइड में है तो शिष्ट है, अगर समान समूह अपोजिट डायरेक्शन में थे तो उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांस। इस समपक्ष एक साइड में, अगर अपोजिट विपक्ष। ठीक है, या फिर आपने देखा था सिन और एंटी, देखा था आपने कि एल्केन्स शो करते हैं, आपने देखा था एलोक्सिन और कीटोक्सिन शो करते हैं, आपने देखा था एलिसाइक्लिक कंपाउंड से वो भी क्या करते हैं, ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। तो आपने ये देखा था कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं और उनके लिए आवश्यक कंडीशंस कौन कौन सी है जीआई शो करने के लिए। तो पहली बात क्या है, स्थायित्व। जैसे तो स्थायित्व सिस का ज्यादा होगा या ट्रांस का होगा, जिसका भी ज्यादा होगा वो क्यों होगा। तो हम देखते हैं कौन कौन से गुणधर्म है जो ये प्रदर्शित करते हैं। तो पहला है आपके स्थायित्व, स्टेबिलिटी। दूसरा आपके विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। तीसरा है आपके गलनांक और कौतनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। शॉर्ट में लिख सकते हैं हम एमपी और बीपी। उसके बाद रासायनिक क्रियाशीलता, केमिकल रिएक्टिविटी, और आपके हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो ये आपके 5 गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है जो हम सब पढ़ेंगे कि जो आपको ज्यामितीय समवायु है वो ये प्रॉपर्टीज किस प्रकार शो करते हैं। क्लियर है? तो हम सबसे पहले देखते हैं उनका स्थायित्व। सबसे पहले क्या है, स्थायित्व। तो आपने देखो ज्यामितीय समवायुओं में देखा था कि इधर समान समूह एक दिशा में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, शिश बोलेंगे। अगर समान समूह विपरीत दिशा में है तो उनको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, विपक्ष बोलेंगे। तो भाई में देखेंगे कि स्थायित्व है वो किसका ज्यादा है। तो आप देखो जैसे एग्जाम्पल, दोनों साथ पूरी कर रहा है, डबल बॉन्ड बीच में, और क्या है, दोनों कार्बन पे क्या है, अलग अलग समूह। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कौन सा आपके मेलेइक एसिड, कौन सा है, मेलेइक एसिड। एक आपके देख लीजिए
ये है आपके फ्यूमेरिक एसिड, ये ट्रांस है आपके, और ये आपके क्या है सिस, समपक्ष और आपके विपक्ष। तो अब देखो कि इन दोनों जो कंपाउंड्स है इनके अंदर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी किसमें क्या होती है, इसमें आपके स्टेबिलिटी है वो ट्रांस की ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है, ट्रांस की। क्यों, क्योंकि देखो समान समूह इसमें क्या है एक ही दिशा में, और आप तो समान समूह क्या करेंगे, इन दोनों का क्या है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है वो क्या है समान है, जो इनका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व इस प्रकार से है और इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है इस प्रकार से, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्या करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और इस प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, इनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या कह सकता हूं मैं इनकी स्थिति ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है, उनकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्थायित्व है वो कम हो जाएगा। तो कहना मतलब क्या है, सिस की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी ट्रांस से। क्यों होगी, सिस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो दोनों एक ही दिशा में है, जिससे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने से क्या होगा, उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, या कह सकता हूं उनकी स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका उल्टा जस्ट है, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व इस प्रकार से इसकी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व इस प्रकार से एक दूसरे की चारों तरफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, इसके कंपैरिजन में इसमें डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस मींस क्या है, रिपल्सन, प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रतिकर्षण कम होगा तो क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज, एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो मतलब क्या है, उनकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व क्या है, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो कहने मतलब क्या है, सिस की स्टेबिलिटी है और ट्रांस की कंपैरिजन में क्या होगी, लो होगी। क्लियर हो गया। ऐसे आप और भी एग्जांपल देख सकते हो। मैंने आपको जानना है कि एक समान समूह एक दिशा में होने के कारण क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा और एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। सेकेंड है आपका द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। इसको आप म्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से इसको डिनोट करते हैं। और म्यू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, चार्ज और जो कोई भी दो समूह है, कोई भी ग्रुप है, ये एटम्स है, उनके बीच की डिस्टेंस। आपने ऐसे देखा होगा कि कोई एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है, इसका चार्ज मान लो आपने प्लस क्यू और इसका माइनस क्यू, और ये एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस में स्मॉल आर डिस्टेंस से, ठीक है। तो क्या है कि इन दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज का रिजल्टेंट, उसका परिमाण और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने डी मान सकता हूँ या स्मॉल आर मान लो, कुछ भी मान लो। तो उन दोनों का जो मल्टीप्लेक्शन है, जो उनका गुणनफल है, वो क्या हो जाएगा, उसका द्विध्रुव आघूर्ण म्यू हो जाएगा। ये आपने पढ़ा था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक है उनमें क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आते हैं, जो सिस और ट्रांस है, इसमें जो सिस समपक्ष आइसोमर है, समपक्ष समावयवी है, उसका क्या है, जो द्विध्रुव आघूर्ण है और ट्रांस आइसोमर की कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। या कह सकता हूं कि जो ट्रांस है उसके लिए म्यू क्या है, वो
जीरो के इक्वल होता है, और इसमें ट्रांस है सिस है, उसके लिए क्या है, ये जीरो के इक्वल नहीं होता। या कह सकता हूं सिस का म्यू है वो ट्रांस के म्यू से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है, तो देखो ये है आपके 2 ब्यूटीन सिस है ये तो, और ये आपके 2 ब्यूटीन का क्या है, ट्रांस। ठीक है, तो देखो इसमें जो समान समूह है, सेम ग्रुप है, वो सेम साइड में है। ठीक है, ये क्या है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई, धनात्मक प्रेरणिक और ऋणात्मक प्रेरणिक। तो ये CH3 क्या है, आपके प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला है। ठीक है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या है, इस तरफ मूव हो रहा है। तो क्या मतलब क्या रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट इसमें क्या है, ये इधर दे रहा है, तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, क्या मतलब क्या है, इसका इस डायरेक्शन में है और इसका इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बट इसका क्या है, वो ऐड हो जाएगा। तो कहना मतलब क्या है, इसका म्यू है वो लगभग क्या होता है, आपके 0.4 के समथिंग होता है, और इसका क्या होता है, म्यू वो 0 के इक्वल होता है। क्लियर है। देखो इसका दूसरा एग्जांपल देख लो, 1,2 डाइक्लोरो एथिलीन। ठीक है, ये तो इसका समकक्ष हो गया, और ये इसका विपक्ष हो गया, सिस और ये आपके ट्रांस। तो ट्रांस का वही है, ये क्या है आपके, इसका इफेक्ट इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक और इसका इस तरफ में। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और म्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर है। और इसमें क्या है, इसका इफेक्ट इस तरफ और इसका इस तरफ, तो ये क्या होगा, इसका 1.85 म्यू कितना हो जाएगा, इसका 1.85। देखो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो आपके एक्सपेरिमेंट से आएगी, लेकिन ये इतना कह सकते हैं कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा इसके लिए, तो इसके लिए क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब इसमें एक कंडीशन और आ जाती है कि अगर मान लो ये जो सभी समूह जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्या है, सेम है। अगर मान लो इनकी जगह अगर आपके डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जाए, तब क्या होगा। ठीक है, तब क्या होगा, देखो अगर मान लो यहाँ पे आपके Cl की जगह जोड़ दिया मैंने CH3, और ये इधर जोड़ दिया CH3, तो देखो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, अलग अलग है। Cl क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रतिक्षेपित करेगा। ये इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षेपित कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो कहने मतलब क्या है, अब इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि इसके लिए क्या हो जाता है, जो सिस है उसका म्यू है वो कम हो जाएगा अब ट्रांस की कंपेरिजन में। क्लियर है ना। पहले क्या हो रहा था कि जो सिस था उसका क्या था, आपके म्यू था वो 0 नहीं था, और ट्रांस का क्या होता था 0। लेकिन अब कंडीशन क्या आ गई कि ट्रांस का क्या होगा, ज्यादा होगा म्यू से। क्लियर है। इसका 1.71 के समथिंग है, और इसका क्या हो जाएगा 1.77 की समथिंग। ठीक है, तो क्या मतलब क्या है, जब दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जिनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या हो, अपोजिट हो, एक प्लस आई इफेक्ट वाला है, एक माइनस आई इफेक्ट वाला है, तो क्या होगा उस कंडीशन में ट्रांस जो समावेशी है, ट्रांस आइसोमर है, उसका क्या होगा, आपके डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। तो ये आपकी दो प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगी। थर्ड देखो आप, थर्ड आपके है एमपी और बीपी, गलनांक और क्वोथनांक।
ठीक है, तो देखो आप एग्जाम्पल देखो, जैसे मेले के एसिड है, सिस फॉर्म है, वो क्या आपके आप ये है ट्रांसफॉर्म है, क्लियर है, ये आपके सिस और ये आपके क्या है ट्रांस है। तो अभी इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके ट्रांस आइसोमर है उसके लिए क्या होता है, वैन डर वाल फोर्सेज है वो क्या है ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये क्या होता है प्रबल होते हैं सिस आइसोमर की कंपैरिजन में। इस वजह से क्या होता है कि जो आपके ट्रांस आइसोमर है उनका क्या होता है, जो एमपी है, जो क्या है मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो क्या होगा ज्यादा होगा ट्रांस की कंपैरिजन में। क्लियर है, क्यों? क्योंकि इसका क्या है वैन डर वाल बल है वो क्या होगा ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर है, लेकिन अब बात आती है कि अगर मैं इसी जगह क्या कर दूं कि अगर कोई दूसरा ग्रुप अटैच कर दूं जो इसके क्या है अपोजिट इफेक्ट वाला है, ठीक है, वही कंडीशन सेम आप देख लो, CH3 है और ये आपके Cl है, तो ये आपके CH3 है और ये आपके क्या है Cl है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके सिस है उसका क्या होगा Mp और Bp क्या होंगे ज्यादा होंगे ट्रांस आइसोमर की कंपैरिजन। क्लियर है, तो ध्यान रखना है जब सेम ग्रुप अटैच हो और एक दिशा हो सिस हो तब क्या होगा उस कंडीशन में आपके जो ट्रांस आइसोमर है उसका गलनांक और अपनांक ज्यादा होंगे। बट अगर आपके दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच हो जाए, ये क्या है आपके -I वाला और ये क्या है +I वाला, तब उस कंडीशन में सिस आइसोमर का गलनांक और अपनांक क्या होगा ज्यादा होगा ट्रांस की कंपैरिजन में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इफेक्ट है आपके रासायनिक अभिक्रियाशील। फोर्थ इफेक्ट आपके रासायनिक अभिक्रियाशील, केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, तो देखो सिस और ट्रांस, इसमें क्या होता है आपके, अभी आपने पहले देखा था इस टाइप में कि जो सिस आइसोमर है उसमें सेम ग्रुप क्या है सेम साइड में है, तब क्या होगा कि उनके बीच में रिपल्सन क्या होगा ज्यादा होगा कंपेयर टू आपके ट्रांसफॉर्म। तो उस वजह से क्या होता है कि उसकी जो सिस है उसकी क्या होती है स्टेबिलिटी ट्रांसफॉर्म की कंपैरिजन में क्या होती है कम होती है। तो अब उसके संदर्भ में आप देखो रासायनिक अभिक्रियाशीलता का कि जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता है वो आपके, जैसे आप मेलेक एसिड का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके जो सिस है वो क्या है रासायनिक अभिक्रियाशीलता इजीली शो करेगा और ट्रांस है वो आपके इसकी कंपैरिजन में धीमी धीमी करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है सिस का क्या होता है कम होता है ट्रांस की कंपैरिजन में। तो आप इसको क्या करोगे आगे इतना देर हीट करोगे, आपने देखा होगा इसका कितना था मेल्टिंग पॉइंट 130 डिग्री, कितना था 130 डिग्री। आप इसको क्या करोगे हीट करोगे 130 पे क्या होगा ये मेल्ट होगा, तब क्या होगा ये इसका OH और इसका H और OH क्या होगा -H2O, ये क्या हो जाएगा H2 बाहर निकलेगा और क्या बना लेगा ये बना लेगा एनहाइड्रेट। क्या बना लेगा ये एनहाइड्रेट बना लेगा कौन से टेम्परेचर पे, लगभग ये रेंज होता है भाई, ये फिक्स पॉइंट नहीं कि 130 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, एक रेंज होगी उसके बाद ये क्या होगा मेल्ट होगा या बॉइल होगा। तो एनहाइड्रेट बना रहा है, क्या मतलब क्या है ये इजीली कम टेम्परेचर पर रिएक्टिविटी शो कर रहा है। बट
जो आपके ये था मेलेक एसिड, ये आपकी क्या है, इसका ट्रांसफॉर्म क्या है, फ्यूमेरिक एसिड। तो ये फ्यूमेरिक एसिड देखो, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, और आपने देखा होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 287 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 287 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब क्या होगा, ये इसकी कंपेरिजन में ये है, वो क्या है, ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, मेल्ट होगा, तब ये क्या करेगा, इसको आप हीट करोगे तो ये 287 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते जाते ये क्या करेगा, आपके पहले ये चेंज होगा इसके अंदर सिस फॉर्म में, ये ट्रांसफॉर्म है इसकी, तो ट्रांसफॉर्म पहले किसमें चेंज होगी, सिस फॉर्म में चेंज होगी, और फिर ये सिस फॉर्म क्या होगा, एनहाइड्राइड बनाने लगेगा। तो क्या मतलब क्या है, मेलेक एसिड डायरेक्टली 130 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जो फ्यूमेरिक एसिड है वो क्या होगा, पहले मेलेक एसिड में चेंज होगा, उसके बाद क्या होगा, एनहाइड्राइड फॉर्म करेगा। या कह सकता हूं इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये डिफिकल्टी से ज्यादा क्या करेगा, ये रिएक्टिविटी शो करेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आपका लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगला पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आपके हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे आप ये आपकी क्या है, मेलेक एसिड है, सेम ग्रुप सेम साइड में है, इसका मतलब क्या है, ये आपके सिस फॉर्म है। क्या है आपके, ये सिस फॉर्म है। दूसरा ये क्या है, फ्यूमेरिक एसिड है, ये क्या आपके ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन बंध कब बनता है, कि जब हाइड्रोजन दो अधिक विद्युत परमाणुओं के बीच में क्या हो, उपस्थित हो, तब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो क्या मतलब क्या है, अधिक विद्युत कौन से होते हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये क्या है, अधिक विद्युत है, इसको आप याद रखने के लिए बोल सकते हो कि कौन, कि क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ कौन से है, ये ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर आपके ऑक्सीजन, ये तो हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में आ गए। ठीक है, तो क्या होगा कि आपके ये हाइड्रोजन है, वो क्या होगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड ये कौन सा है, एक अणु के बीच में बना है, इसका मतलब कि इसको बोल दिया अंत्य अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, टू टाइप का हो गया। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु के बीच में हो रहा है, एक ही अणु में हो रहा है, तब उसको बोलेंगे अंत्य अणु। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो अलग अलग अणुओं के बीच में हो रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अंतरा अणु हाइड्रोजन। तो ये देखो यहाँ पर बन रहा है, तो ये दो, ये फ्यूमेरिक एसिड अलग है और ये फ्यूमेरिक एसिड अलग है, और इनके बीच में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, इसके अंदर अंत्य अणु है, इसके अंदर क्या है, अंतरा अणु है, और इसीलिए क्या होता है, तो फ्यूमेरिक एसिड का जो आपके बीपी और एनपी है वो ज्यादा होता है। वजह इसके अंदर अंत्य अणु हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसके अंदर क्या है, अंतरा अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड है दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इन दोनों में भी क्या है, प्रबल प्रकृति का है, उसकी वजह से क्या होता है, इसका गलनांक और पतनांक भी क्या होता है, सिस फॉर्म की तुलना में ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। तो ये आपके 5 प्रॉपर्टीज होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, उनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, और उनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप की होती है। क्लियर है। तो ये आपके हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर टॉपिक है वो कंप्लीट।